नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रताप नगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्षितिज गद्य पाठों के महत्वपूर्ण संकेत बिंदु व उन पर आधारित कुछ विकल्पात्मक प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। विकल्पात्मक प्रश्नों की ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में व बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगी। निश्चित रूप से आपकी सफलता में कारक बनेंगी। लीजिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पाठ 10 नेताजी का चश्मा। पाठ 10 नेताजी का चश्मा, जो कि लेखक स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया है और यह पाठ देश प्रेम से जुड़ी हुई कहानी है। यह पाठ देश प्रेम से जुड़ी हुई कहानी है, आपको पता होना चाहिए। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है विद्यार्थियों? स्वयं प्रकाश। लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा, इस पाठ में नेताजी शब्द द्वारा संकेत है सुभाष चंद्र बोस की ओर, नेहरू जी की ओर, गांधी जी की ओर, उपर्युक्त सभी की ओर। यहाँ पर निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस की ओर संकेत है। आप सभी को पता है, यदि आपने पाठ की रीडिंग की है तो आप इन सब प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। लीजिए तीसरा प्रश्न। लेखक के अनुसार देशभक्ति है नदियों की समृद्धि के बारे में सोचना, नागरिकों की समृद्धि के बारे में सोचना, पर्यावरण की समृद्धि के बारे में सोचना, उपर्युक्त सभी की समृद्धि के बारे में सोचना। कौन सा विकल्प? उपर्युक्त सभी की समृद्धि के बारे में सोचना। नदियों, पर्वत, पहाड़ों, झरनों, पशु, पक्षी, प्राणी, मनुष्य, सभी के समग्र रूप से सबकी समृद्धि के बारे में जो सोच है, सबसे जुड़ाव का जो भाव है, उसी को लेखक ने देशभक्ति कहा है। याद रखिए, हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से निकलते थे, कस्बे के चौराहे से निकलते थे हर 16वें दिन, हर 14वें दिन, हर 15वें दिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है, हर 15वें दिन कस्बे के चौराहे से निकलते थे। कस्बे में विकास के नाम पर ये चीज़ें थीं। क्या क्या चीज़ें थीं विकास के नाम पर? देखिए, एक ओपन एयर सिनेमा घर, एक नगर पालिका, सीमेंट का एक कारखाना, उपर्युक्त सभी। तो क्या उत्तर होगा? उपर्युक्त सभी। याद रखिए, तीनों चीज़ें थीं, इसलिए उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। नेताजी का चश्मा कहानी का केंद्रीय विषय है। नेताजी की टोपी, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी की मूर्ति पर रियल का चश्मा, नेताजी का अदम्य साहस। तो निश्चित रूप से नेताजी की मूर्ति पर रियल का चश्मा नहीं था और कैप्टन चश्मे वाला वहाँ पर आता था प्रतिदिन, और जो चश्मे बेचता था उनमें से एक कोई फ्रेम, एक चश्मा निकाल कर लगा देता था। जब ग्राहक आता था, उसे मूर्ति वाला पसंद आता तो मूर्ति पर से उतार कर ग्राहक को दे देता था और बाद में मूर्ति पर दूसरा लगा देता था। नेताजी की मूर्ति को देखते ही नारे याद आते थे। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, उपर्युक्त दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। उपर्युक्त दोनों ही। दिल्ली चलो का नारा भी याद आता था उनकी मूर्ति को देखकर, पाठ में आया है, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। मूर्ति बनाने का काम दिया गया था मास्टर धनपाल को, मास्टर मोतीलाल को, मास्टर देवीलाल को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मास्टर मोतीलाल को दिया गया था। याद रखिए, नेताजी की मूर्ति बनी थी
स्वर्ण धातु से, संगमरमर से, लाल पत्थर से, पीतल से, संगमरमर से। याद रखिए, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक मूर्ति ऊंची थी 4 फुट, 2 फुट, 4 फुट, 2 फुट, 3 फुट। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो निश्चित रूप से 2 फुट। याद रखिए, हालदार साहब कस्बे से निकलते समय चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे, मूर्ति को ध्यान से देखते थे। उपर्युक्त सभी, कौन सा विकल्प होगा सही? उपर्युक्त सभी। ये तीनों काम उनकी हैबिट में आ गए थे। पान वाले का व्यक्तित्व था खुशमिजाज, लाल काली बत्तीसी वाला, काला मोटा व देश प्रेम की भावना से दूर। उपर्युक्त सभी विकल्प उत्तर सही है, क्योंकि वो खुशमिजाज भी था, लाल काली बत्तीसी भी थी उसकी, लाल पान चबाता रहता था। और काली क्यों? क्योंकि उसका जो वर्ण था वह इसी प्रकार का था। काला मोटा व देश प्रेम की भावना से दूर था। हाँ, एक बात और जो इसमें नहीं है विकल्प में, वो आप याद रखिए कि जब कैप्टन की मौत हुई तो उस समय हवलदार साहब के पूछने पर कि कहाँ है भाई, अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो वह कहता है साहब अब कैप्टन नहीं रहा। वह उस दिन उसकी आंखें नम, उसका हृदय संवेदनशीलता को प्राप्त हो गया था। देखिए, हवलदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को इस रूप में देखा। देखिए, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आँखों पर काला चश्मा। उपर्युक्त सभी विकल्प उत्तर सही है। याद रखिए, ये चारों बातें उसके व्यक्तित्व में थीं। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन नाम दिया गया है पान वाले को, हवलदार साहब को, चश्मे वाले को, मास्टर मोतीलाल को। तो चश्मे वाले को कैप्टन नाम दिया है, चश्मे वाले को। कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर कुछ इस प्रकार के चश्मे लगाता था, कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी धूप का चश्मा। उपर्युक्त सभी विकल्प और भी 2-3 प्रकार के, कभी गोगो चश्मा, कभी काला चश्मा, इस प्रकार से और भी अलग अलग प्रकार के लगाता था। ओके, याद रखिए। तो उपर्युक्त सभी। पान वाला उदास था हवलदार साहब के निधन के कारण, कैप्टन चश्मे वाले के निधन के कारण, मास्टर मोतीलाल के निधन के कारण। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो कैप्टन चश्मे वाले के निधन के कारण। याद रखिए। ओके, आगे, हवलदार साहब की मायूसी का कारण था कैप्टन की मौत, लोगों द्वारा कैप्टन चश्मे वाले का अपमान, नेताजी की मूर्ति पर अब कोई चश्मा लगाने वाला नहीं होगा। उपर्युक्त सभी विकल्प। तो उपर्युक्त सभी विकल्प, तीनों बातें याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए, तीनों बातें ये के कारण उदास थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है, अभी देशभक्ति मरी नहीं है, महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव बरकरार है, आज देश के बच्चे देश सेवा के कार्य को उन्नत बना रहे हैं। उपर्युक्त सभी विकल्प उत्तर सही है। याद रखिए, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक हो उठे। इतनी सी बात थी, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा, बच्चों के द्वारा महापुरुषों के सम्मान का प्रयास। उपर्युक्त दोनों ही विकल्प, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त दोनों ही विकल्प। याद रखिए। ग, चलती जीप से कूदकर हवलदार साहब पहुँचे थे पान वाले की दुकान पर, नेताजी की मूर्ति के सामने, कैप्टन चश्मे वाले के घर। उपर्युक्त सभी विकल्प नेताजी की मूर्ति के सामने। याद रखिए, नगर पालिका विकास के नाम पर कार्य करवा देती थी, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा देती थी, कभी सड़कें पक्की करवा देती थी। उपर्युक्त दोनों ही, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त दोनों ही, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा देती थी, कभी सड़कें पक्की करवा देती थी, कभी पेशाब घर बनवा देती थी। इस प्रकार का संकेत भी है, तो आप पाठ को पढ़िए ध्यान से। ओके चिल्ड्रन, आगे। बाल गोविंद भगत गद्य
की विधा क्या है इसकी? रेखा चित्र। लेखक कौन है? राम वृक्षबेनपुरी। पाठ 11। अब इसमें मैंने कुछ एक लाइन वाले बिंदु लिए हैं, संकेत बिंदु छोटे छोटे, और इनके आधार से आपके एमसीक्यू बन जाएंगे। याद रखिए, बाल गोविंद भगत पाठ का मूल पात्र है बाल गोविंद भगत। भगत की आयु थी 60 से ऊपर। भगत की आयु। बाल गोविंद भगत सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी धारण करते थे। याद रखिए, बाल गोविंद भगत सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी धारण करते थे। भगत मस्तक पर रामानंदी चंदन धारण करते थे। भगत गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला धारण करते थे। भगत के घर में बेटा व पतोहू, बेटे की घरवाली थी। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, कबीर को भगवान के रूप में मानते थे, अपना सब कुछ साहब का दिया हुआ ही मानते थे। भगत कबीर के पदों व साखियों का गान करते थे। उपज का संपूर्ण भाग बाल गोविंद भगत कबीर पंथी मठ में सबसे पहले ले जाते थे। याद रखिए, उपज का जो भी फसल होती थी उसे सबसे पहले चढ़ावे के रूप में कबीर पंथी मठ में ले जाते, और वहाँ से जो प्रसाद के रूप में मिलता उससे अपने परिवार का खर्च चलाते थे। खेतों में काम कर रहे लोगों पर, लोगों, ये गलत टाइप है, देख लेना। खेतों में काम कर रहे लोगों पर भगत के गायन का अलग ही प्रभाव पड़ता था। स्त्री पुरुष बच्चे हलवाहे सब नाचने झूमने उनके पदों भजनों को गुनगुनाने लगते थे। याद रखिए आगे। कार्तिक महीने से लेकर फागुन तक प्रभातियाँ चला करती थीं। याद रखिए, प्रभाती अर्थात प्रातः, प्रभात का अर्थ होता है सवेरा, और प्रभात से ही बना है प्रभाती, मतलब प्रातः गाए जाने वाले भजन, देशभक्ति से जुड़े गीतों का गायन मुख्य रूप से प्रातः काल बच्चों को जगाने हेतु गाई जाती हैं प्रभातियाँ। एक प्रकार के जागरण गीत सुकोमल भावनाओं के साथ साथ वीरता, उत्साह व साहस की प्रतीक जो हों उन्हें प्रभाती कहते हैं। कुश अर्थात एक प्रकार की नुकीली घास, कलेवा अर्थात सवेरे का जलपान, खंजड़ी ढपली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा वाद्यंत्र, पतोहू पुत्र की स्त्री या पुत्र वधू, बोधा कम बुद्धि वाला। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बोधा था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष बेटे की मौत के दिन देखने को मिला। क्यों? उस दिन वह बेटे की मौत पर रोए नहीं। बाकी की दुनिया रोती है, कोई भी मर जाए तो ओके, लेकिन बाल गोविंद भगत नहीं रोए। अपनी पतोहू से ही अपने बेटे को मुखाग्नि दिलवा दी, लेकिन समाज में मान्यता है कि कोई पुरुष ही मुखाग्नि दे शमशान घाट पर। और जब बेटे की मौत का 1-1.5 महीना निकल गया तो बहू के भाइयों को बुलाकर और उनसे कहा कि अब इसे अपने साथ ले जाओ और कहीं दूसरी जगह योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दो, जिससे यह अपना अच्छा जीवन चला सके। याद रखिए विद्यार्थियों कि बेटे की मौत के बाद बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखने को मिला, उस दिन, बेटे की मौत के दिन। ओके, बाल गोविंद भगत हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा 30 कोस पर थी, पैदल जाते पैदल आते। भगत की आस्था संत समागम व लोक दर्शन पर थी, गंगा स्नान पर नहीं। गंगा स्नान से लौटने के बाद भगत की तबीयत कुछ सुस्त थी। भगत की पतोहू घर की प्रबंधिका, सेवाभावी, सुशील व कर्मशील स्त्री थी। तो इस तरह से अपन ने चिल्ड्रन बाल गोविंद भगत पाठ 11 है। बाल गोविंद भगत पाठ 11 है, राम वृक्षबेनपुरी के द्वारा जो कि लिखा गया है, रेखा चित्र विधा है, उसके संकेत बिंदुओं की चर्चा की। अब लखनवी अंदाज गद्य विधा व्यंग्यपूर्ण कहानी, लेखक यशपाल हैं। इस रचना में एक और दिखावे की जीवन शैली वालों पर व्यंग है, वहीं नई कहानी के लेखकों पर भी व्यंग किया गया है। लेखक ने भीड़ से बचने, एकांत में नई कहानी के बारे में सोच सकने, खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देख सकने हेतु 2nd क्लास का टिकट खरीदा।
लेखक के आने पर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष की छाया तैरने लगी। नवाब साहब खीरे की एक एक फाँक को अपनी नासिका तक ले गए और सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। वह दिखाना चाहते थे कि हम रईस हैं, धनाढ्य हैं। हम खान पान जैसी जो सामान्य चीज़ें हैं उन्हें सूंघ कर के ही काम चला लेते हैं, उन्हें खाते नहीं हैं। व्यंग यह है कि जिस प्रकार बिना खाए किसी का पेट नहीं भर सकता, उसी प्रकार बिना कथ्य, बिना पात्रों के, बिना संवाद के, बिना देशकाल वातावरण के, बिना उद्देश्य के कोई कहानी नहीं बन सकती। उस रचना का साहित्य जगत में कोई महत्व नहीं होता। वह रचना अपना अस्तित्व बनाकर नहीं रख सकती। विद्यार्थियों याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिए। नवाब साहब किसका सेवन कर रहे थे? आपको पता है, क्वेश्चन आ जाए कि खीरे का। और लेखक के आने के कारण उन्हें बड़ा संकोच हुआ कि इनके सामने वही खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु कैसे खाएं। फिर बाद में नवाब साहब प्रारंभ में तो लेखक से बातचीत के लिए उत्सुक नहीं दिखे और लेखक ने भी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, लेकिन बाद में कि वही खीरे का शौक़ फरमाएंगे, फिर लेखक ने आत्मसम्मान में बात कह दी कि नहीं आप किबला शौक़ फरमाएं, आप ही खाएं महोदय, मुझे खाने की इच्छा नहीं है, मान्यवर आप ही सेवन करें। इस प्रकार से याद रहेगा विद्यार्थियों, याद रहेगा सभी को। चलिए अंतिम पाठ, गद्य का अंतिम पाठ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और गद्य विधा संस्मरण। इसमें हमने कुछ रिक्त स्थान पॉइंट लिए हैं सीधे, आप उत्तर देंगे। आपसे नहीं आएगा तो मैं देता जाता हूँ उत्तर। लीजिए, फादर की मौत का कारण गैंग्रीन, जहरीला फोड़ा। गैंग्रीन, जहरीला फोड़ा। फादर की आयु 73 साल, 73। याद रखिए, फादर की आयु 73 साल। चिल्ड्रन, भारत में इतने साल तक फादर रहे, भारत में इतने साल तक 47 ईयर, 47 साल तक, भारत में 47 साल तक फादर रहे। याद रखिए, परिमल समूह की स्थापना इस सन में हुई 10 दिसंबर 1944, 1944 इलाहाबाद में। परिमल समूह की स्थापना 10 दिसंबर 1944 को हुई, 10 दिसंबर 1944 इलाहाबाद में। फादर का जन्म इस देश के इस शहर में हुआ, यूरोप के रैम्स चैपल में। याद रखिए, यूरोप के रैम्स चैपल में। फादर के परिवार में ये सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे? माता, पिता, एक बहन जो जिद्दी थी, एक भाई जो पादरी बन गया था और दूसरा भाई वहीं पर व्यापार करता था। पिता की अधिक याद नहीं आती थी, माँ की अधिक याद आती थी। परिमल संस्थान के बड़े कौन थे? फादर कामिल बुल्की। याद रखिए, परिमल संस्थान के बड़े फादर कामिल बुल्की। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर इस साधन से चलते थे, किससे? साइकिल से चलते थे। याद रखिए, फादर को परिवार के सदस्यों में अधिक याद आती थी माँ की याद आती थी। लड़का हाथ से गया, यह बात किसने कही थी? यह बात फादर कामिल बुल्के की माँ ने कही थी भारत आने से पहले। जब फादर कामिल बुल्के भारत नहीं आए थे उस समय फादर ने भारत आने के बाद सबसे पहले इस संघ में 2 साल तक पढ़ाई की, जिसैड संघ में। याद रखिए, जिसैड संघ में 2 साल तक धर्माचार्य की पढ़ाई की। फादर ने अपना शोध कार्य इनके निर्देशन में पूर्ण किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा शोध कार्य इस टॉपिक पर किया, राम कथा उत्पत्ति और विकास। शोध कार्य इस सन में पूर्ण हुआ 1950 में। फादर का पूरा नाम फादर कामिल बुल्के। फादर रैम्स चैपल में पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की। फादर के किन्हीं दो मित्रों के नाम
डॉक्टर रघुवंश जी, पास्कल जी और भी अनेक मित्र थे। डॉक्टर रघुवंश जी का नाम याद रखिए, पास्कल जी का, मित्र तोयना का नाम याद रखिए। पाठ में आए महत्वपूर्ण कथनों में से एक, पाठ में आए महत्वपूर्ण कथनों में से एक नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना है, जो कि फादर की मृत्यु के बाद लेखक की लेखनी से निकला कि जब फादर का निधन हुआ, इसका आशय सुन लीजिए, उस समय उनके प्रति शोक व्यक्त करने वालों की इतनी भीड़ थी कि उस दृश्य को लेखनीबद्ध किया जाए तो कहते हैं नहीं हो सके, केवल स्याही को बेकार करना ही होगा। याद रखिए चिल्ड्रन, पाठ में आए महत्वपूर्ण कथनों में से एक हो गया। ओके, फादर द्वारा रचित दो कृतियों के नाम, एक तो ब्लू बर्ड का नील पंछी नाम से अनुवाद किया, बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। ओके, तुलसी कौमुदी की रचना की उन्होंने, तुलसी कौमुदी की रचना की। राम कथा उत्पत्ति विकास ये उनके शोध कार्य का विषय था। इसके अलावा और भी रचनाएं की। परिमल समूह की स्थापना हुई इलाहाबाद में 10 दिसंबर 1944। फादर का अंतिम संस्कार इस विधि से हुआ। फादर का अंतिम संस्कार इस विधि से हुआ। किस विधि से हुआ चिल्ड्रन? फादर का अंतिम संस्कार किस विधि से हुआ बताइए? मसीही विधि से। फादर का अंतिम संस्कार किससे हुआ? मसीही विधि से। याद रहेगा सभी को। तो इस प्रकार से चिल्ड्रन अपने द्वारा इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फादर इस कॉलेज के विभागाध्यक्ष थे। सेंट जेवियर कॉलेज रांची, सेंट जेवियर कॉलेज रांची हिंदी संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष थे। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए, याद रहेगा सभी को। चलिए, नमस्कार विद्यार्थियों, तैयारी करिए, मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए।